गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस ये विज़न की 8 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हेट स्पीच ने रिजेक्ट किया है राइट टू इक्वालिटी इन अ पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म सुप्रीम कोर्ट। देखो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो गाइज आप सबको पता है कि एक आपको फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जो हेट्रेड प्रमोट कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है, मतलब कि आप उसका हनन कर रहे हो, मतलब कि वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर नहीं होगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करी है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें हेट स्पीच के कंसेप्ट पे बहुत इलेबोरेट मैनर में डिस्कशन की गई है। उन्होंने बोला है डिफरेंस होता है हेट स्पीच में और फ्री स्पीच में। फ्री स्पीच में आपके पास राइट है कि आप कुछ कमेंट कर सकते हो, किसी का फेवर ले सकते हो, किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। जैसे अभी फार्म बिल आया तो आप क्या कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट इसका मतलब आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। हेट स्पीच का मतलब ये होता है कि अगर आप हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हो किसी टारगेटेड कम्युनिटी के खिलाफ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेट स्पीच, ठीक है। अभी क्या है, हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने का ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम किसी कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके और पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी को एंश्योर कर सके बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड द ग्रुप्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। अभी कोर्ट ने एक्सप्लेन किया जो डिग्निटी है, आप सबको पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट है कि राइट टू लाइव विद द डिग्निटी। तो जो आपका कोर्ट ने एक्सप्लेन किया जो डिग्निटी है वो एक पर्सन का बेसिक एंटाइटलमेंट है, उसका पर्सन का बेसिक राइट है कि एज अ वो मेंबर ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। और इट डजेंट मीन कि आपको एक पर्टिकुलर कोई ओनर मिल रहा है, नहीं। डिग्निटी मतलब कि आपकी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई बहुत बड़ा ओनर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो डिफेमेशन आपको पता है कि कोई इंडिविजुअल को अगर आप कोई डिफेम कर देते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन एक डिग्निटी क्या होता है आपकी, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल एक डिग्निटी होती है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी स्पीच को हम हेट स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 एलिमेंट दिए हैं जिसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं और जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी स्पीच को एज अ हेट स्पीच डिफाइन कर सकती हैं और आइडेंटिफाई कर सकती हैं। देखो अगर हम देख लेते हैं वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्टिकुलर स्पीच हेट स्पीच है या नहीं है। सबसे पहले है कंटेंट बेस्ड एलिमेंट, मतलब कि आप ओपनली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ फ्रेजेस यूज़ कर रहे हो जो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑफेंड कर सकती हैं या सोसाइटी को ऑफेंड कर सकती है। अब इसमें आप कोई सर्टेन सिंबल्स यूज़ कर सकते हो या कोई आइकन्स यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगर गॉड हैं, देवता हैं, उनको कुछ आपने कार्टून बना दिया, ये सब कर दिया है, वो क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो। तो ये कंटेंट बेस्ड एलिमेंट में कवर हो जाएगा। इसके अलावा इंटेंट बेस्ड एलिमेंट, देखो इंटेंट का मतलब कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, आप जानबूझ के ऐसा कुछ बोल रहे हो, ऐसा मैसेज दे रहे हो जिसकी वजह से हेट्रेड, वायलेंस या किसी भी रिसेंटमेंट, किसी की फीलिंग्स के साथ आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप की फीलिंग्स के साथ क्या कर रहे हो, खेल रहे हो विदाउट कम्युनिकेटिंग एनी लेजिटिमेट मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है हार्म बेस्ड एलिमेंट। हार्म बेस्ड एलिमेंट मतलब कि आपने कुछ बोला और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है, हेट स्पीच का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, मतलब अगर आपने कुछ बोलने से किसी को हार्म हो सकता है, ठीक है। अब वो वायलेंट भी हो सकता है या किसी को लगता है कि सेल्फ एस्टीम, किसी की डिग्निटी लूज हो रही है या कोई अपने आप को सोशली या इकोनॉमिकली सब ऑर्डिनेट या इन्फीरियर समझ रहा है। लाइक आप डिस्क्रिमिनेशन कर देते हो किसी SC ST बंदे के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है, आप कहीं ना कहीं उसे फील करा रहे हो दैट यू आर सोशली इन्फीरियर या यू आर इकोनॉमिकली इन्फीरियर। तो अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो तो ये भी हेट स्पीच में ही आता है। या आप किसी को फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, लाइक आप देखा होगा यूट्यूब पे आजकल रोस्टिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो रोस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली किसी ना किसी को आप मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, हार्म बेस्ड एलिमेंट में कवर होगा। बाकी इसके अलावा क्या, कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप हेट स्पीच को डिटरमाइन कर रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। लाइक एक तो अगर स्पीच कोई वो बंदा दे रहा हो जो हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड हो रखा हो, तो उसके अगेंस्ट जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट
है वो अलग होगा। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इंडिया ने जो अभी एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये आप सबको पता होगा क्योंकि हम हर साल पढ़ते हैं। ये जर्मन वॉच एक कंपनी है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इस इंडेक्स में इंडिया ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो गाइज ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है 2005 से। इसमें ये 57 कंट्रीज़ को इवेल्युएट करती है और साथ में यूरोपियन यूनियन को, जो टुगेदर 90% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जनरेट करते हैं। 4 पैरामीटर्स पे ये क्या करता है, इंडेक्स को रिलीज़ करता है। और ये 4 इंडिकेटर्स आपको पता होना चाहिए, जिसमें 40% वेटेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की है, 20% रिन्यूएबल एनर्जी की, 20% एनर्जी यूज़ और 20% क्लाइमेट पॉलिसी में। ठीक है, देखो सिंपल बात है, ये इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें क्या करता है, जो इंटरनेशनल जो भी क्लाइमेट पॉलिसीज चल रही हैं उनको ट्रांसपेरेंट बना के रखता है। और साथ में जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं वो क्या एफर्ट्स कर रही हैं ताकि हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकें और किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही है, इन सबको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। जर्मन वॉच ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साथ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन दोनों के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। हाईलाइट्स क्या है, हाईलाइट देखो यही है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, मतलब 57 कंट्रीज़ और यूरोपियन नेशन में से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने पाथ पे है कि जो पेरिस एग्रीमेंट को कंप्लाई कर सके। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपको पता है कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देना है। ठीक है, इसके अलावा G20 कंट्रीज़ में से सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन है, UK और इंडिया है जो हाई परफॉर्मर्स मतलब कि टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है। इसके अलावा क्या है, किसी भी कंट्री को हाई रेटिंग नहीं मिली है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैटेगरी में। ठीक है, अभी बताया आपको 4 कैटेगरी है, 1, 2, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट मतलब ग्रीन हाउस के एमिशंस में किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, सिंपल बात ये। और G20 कंट्रीज़ की 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म किया है। इसका इंडिकेट यही है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना बाकी है कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करके एमिशंस को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। इंडिया ने हर एक 4 में से हर एक इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्म किया है एक्सेप्ट रिन्यूएबल एनर्जी वाले पैरामीटर में। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं आगे। इंडिया प्रोवाइड करेगी ऑल सपोर्ट टू वाडा। देखो गाइज ये आपको पता होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो इसलिए काम करता है ताकि स्पोर्ट्स के अंदर जो ड्रग्स हैं उसको हम क्या कर सकें, इरेडिकेट कर सकें। ठीक है, तो अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री हमारे जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे किसको, वाडा को। ठीक है, तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी हेल्थ सेक्शन में कवर हो सकती है। ठीक है, GS3 में। देखो डोपिंग का मतलब क्या है, जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। ये कैसे वर्क होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी मसल्स को बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आपको ज़्यादा काम करने से जो मसल्स में फैटीग होता है, पेन होता है, उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वो हर एक काइंड ऑफ डोपिंग को मॉनिटर करती है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डोपिंग ना हो। ठीक है, 1999 में इस एजेंसी को क्रिएट किया गया था। ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसी है जिसको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो कंट्रीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है वो इसे फंड करती हैं। जो वादा है वो मॉनिटर करती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। देखो गाइस, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है इसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, डोपिंग को मॉनिटर करती है। और स्पोर्ट्स में, हर एक स्पोर्ट्स में क्या होती है, एंटी डोपिंग पॉलिसी को क्या करती है, बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है, पीरियोडिकली अपडेट करती रहती है कि हाँ यार ये सब्सटेंसेस आपने नहीं लेने, ये आपको मेथड्स क्या है नहीं यूज़ करने। ठीक है, ये अपडेट करती रहती है इट्स लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड मेथड। इसमें जैसे स्टीरॉइड्स नहीं आप कंज्यूम कर सकते, कुछ एनाबॉलिक एजेंट्स हो गया, स्टिमुलेंट्स हो गया या जीन डोपिंग हो गया, तो ये सब क्या है, इसमें प्रोहिबिट है। इंडिया में जो इन सबको मॉनिटर करता है वो कौन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और साथ में नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जो नादा है वो एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि किस तरह से आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करो स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग पे, जो कि एक नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एंटी डोपिंग इन द कंट्री। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो NDTL है, दैट इज़ द नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी है, ये हमारी कंट्री में एक ओनली लेबोरेटरी है जो
कौन सा ह्यूमन है जो मतलब कि कितना ड्रग ले रहा है उसकी टेस्टिंग करती है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग। जो वादा है अभी उसने क्या किया है कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारी इंडिया की है उसको सस्पेंड किया है। ये बोला है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी सिग्नेटरी है किसका, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन एंटी डोपिंग और साथ में यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, लक्षद्वीप पहली यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जो 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये भी हमारी किस में कवर होगी, GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में। देखो गाइस सिक्किम हमारी फर्स्ट स्टेट थी जो 100% ऑर्गेनिक है, लक्षद्वीप फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक बन गई है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो लक्षद्वीप है वो अब कोकोनट इंडस्ट्री को एक क्या दिया जाएगा, बूस्ट मिलेगा। और वहाँ के जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हुए ताकि अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, स्केल अप कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या आप सबको पता होगा, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं नेचुरल वे में, हम केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंसेस को अवॉइड करते हैं जिसको हम मेनली यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। और इकोलॉजिकली बैलेंस बना के रखते हैं ताकि हम पोल्यूशन और वेस्टेज को क्या करें, मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। सेंट्रल कौन कौन से स्कीम्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, काफ़ी बार हम ये पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मतलब कि आप ग्रुप में आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पार्टिसिपेट करें और जो भी पार्टिसिपेट करेगा उन्हें क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा विद पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या, जो क्लस्टर फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग को सपोर्ट किया जाता है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें क्या है, सर्टिफाइड जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वैल्यू चेन मोड में उनको ग्रोअर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ लिंक किया जाएगा। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स को ग्रो कर रहे हैं उनको कंज्यूमर के साथ क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम्स है, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी बंदा बायो फर्टिलाइजर या जो वर्मी कंपोस्ट इन सबको प्रोड्यूस कर रहा है उनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके अंदर क्या है, जो बंदा बायो फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए उनको हम क्या देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सिक्किम ऑलरेडी बता चुकी, जो पहली स्टेट है वर्ल्ड में जो 100% ऑर्गेनिक है, इसके सभी फार्मलैंड ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड भी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पहली स्टेट है जिसके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी है जो 2000 में आई, ठीक है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी किसके पास है, वो उत्तराखंड के पास है, जबकि स्टेट जो है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफाइड है ऑलरेडी वो सिक्किम है। और यूनियन टेरेटरी कौन सी हो चुकी है, अब लक्षद्वीप हो चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप सबको पता ही होगा। एडवांटेजेस यही है कि इसमें इनपुट कॉस्ट कम चाहिए होती है, सोयल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, प्राइस प्रीमियम वैल्यू ऐड करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज देखो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इसमें कम होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, स्किल्स चाहिए होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इवन की लेबर इंटेंसिव भी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, गगनयान प्रोजेक्ट अभी 1 साल डिले हो सकता है कोविड की वजह से, ऐसा इसरो ने बोला है, ठीक है। देखो गगनयान मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्कस भी कराया PT 365 में, ठीक है। ये जो न्यूज़ है हमारी किसमें कवर होगी, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में, ठीक है। गाइस आप सबको पता होगा गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हमारा मिशन यही है कि हम क्या कर सकते हैं, मैंड मिशन है। मैंड मिशन मतलब कि हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजेंगे, आउटर स्पेस पे भेजेंगे, वहाँ पे वो लोग 5 से 7 दिन क्या बिता के आएंगे, ठीक है। लेकिन उसको पहले हम क्या करेंगे, एक क्रू मिशन भेजेंगे, अनक्रूड मतलब कि हमने सोचेंगे एक रोबोट को भेजेंगे जिसको हमने व्योमित्रा नाम दिया था, कि वो मित्रा को भेजेंगे एक बार चेक करने के लिए, ठीक है। अभी क्या गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हमें मैंड मिशन से पहले 2 अनक्रूड मिशन भेजने थे, जिसमें पहला जो मिशन था हमें दिसंबर 2020 में भेजना था और दूसरा हमें जुलाई 2021 में भेजना था, बिफोर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट मैंड मिशन जो हमें दिसंबर 2021 में करना था, ठीक है। गगनयान आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें क्या करना है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, मतलब कि मैंड मिशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे जो वहाँ 5 से 7 दिन बिताएंगे और हम उनको सेफली रिकवर करके लेके आएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को क्रिएट किया था जो हर एक मिशन के हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्या कर सके, डिस्कशन कर सके, डेलिब्रेशन कर सके। स्पेस क्राफ्ट को इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें एक सर्विस मॉड्यूल है, एक क्रू मॉड्यूल है जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है। इसको लॉन्च किया जाएगा बाय GSLV-M के 3rd, ठीक है।
गाइस इसी को ही हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए भी हमने इसी को यूज़ किया था, ठीक है। रशिया, आपको पता होगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो रशिया कर रहा है। बाकी जो फ्रेंच की जो CNES है वो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रहा है इन वेरियस फील्ड्स, जैसे स्पेस मेडिसिन, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट, ठीक है। इस अभी तक सिर्फ USA, रशिया और चाइना है जिन्होंने मैन्ड मिशन को भेजा है कहाँ पे, आउटर स्पेस, ठीक है। अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाएगी तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, गगनयान के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या थे इसरो के सामने, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसरो वर्क कर रहा है कि इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसे हमने गगनयान भी बोला है। गगनयान स्पेस फ्लाइट क्या करेगा, 3 मेंबर क्रू को लो अर्थ ऑर्बिट तक क्या लेके जाएगा, जहाँ पे वो 7 डेज क्या करेंगे, 7 डेज मैन्ड मिशन होगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मिशन ऑफ द इसरो जो अभी तक किए हैं, ठीक है। इसरो मिशन में अभी तक जो भी हमने मार्स पे गया या मून में किया है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि हमें स्पेसक्राफ्ट को वापस लेके आना है, लेकिन इसमें क्या हमें वापस भी लेके आना है क्योंकि हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। इसके अलावा क्या जो मैन मिशन है, इनके पास एबिलिटी होती है कि हमें एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आना है, ग्राउंड पे लैंडिंग करनी है, ठीक है। तो इस मिशन में क्या होएगा, हमें स्पेस में एक अर्थ जैसी कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी अपने एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। इसके अलावा के अगला चैलेंज यही है कि हमें PSLV नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि PSLV क्या है, वो 2 टन तक ही पेलोड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, GSLV यूज़ कर रहे हैं, जो नियर अबाउट 5 टन तक कैरी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस सूट है उनकी टेस्टिंग करनी है, उनको मास्टरिंग करनी है, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करेंगे ऑन देयर मिशन। इसके अलावा क्या है, री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी, जो कि 2007 में इसरो ने टेस्टेड कर ली थी थ्रू इट सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एक क्रू एस्केप मैकेनिज्म, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर गलती से कुछ गलत हो गया मिशन में, तो हम किस तरह से अपने क्रू मेंबर हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें क्या करें, एस्केप करें, सो दैट हम उनकी लाइफ को सेव कर सकें, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। अभी क्या है, लेबानन का रिफॉर्म, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। देखो गाइस, आप सबको पता है अगस्त 2020 में ब्यूरट में काफ़ी बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी और वहाँ पे लोग जो थे वो इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है। तो अभी क्या है, मैसिव एक्सप्लोजन जो हुआ था पोर्ट ऑफ ब्यूरट में, उसके रिस्पॉन्स में कॉम्प्रीहेंसिव पीपल सेंटर्ड रिस्पॉन्स है। इसको लॉन्च किया गया यूरोपियन यूनियन, UN और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 18 मंथ के लिए। जो 3RF है, दैट इज़ अ रिफॉर्म, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। इसका एम यही है कि हम 3 गोल्स को अचीव कर सकें। सबसे पहले पीपल सेंटर्ड रिकवरी, हम कंस्ट्रक्ट कर सके क्रिटिकल असेट्स, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोगों का ट्रस्ट को रिस्टोर कर सके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे बाय इंप्रूविंग गवर्नेंस। अनकटार्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। देखो गाइस, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अभी क्या किया है, जो इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड दिया है, 2020 का विनर बताया ऑफ UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, ठीक है। जो इंडिया का जो इन्वेस्ट इंडिया है, हमारी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, ठीक है, जो किसके अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर, ठीक है, DPIIT के अंदर। अनकडाट का जो अवार्ड है, ये अनकडाट का अवार्ड है जो क्या करता है, वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं उनको क्या करता है, रिकॉग्निशन देता है और उनकी अचीवमेंट्स को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है, कल ही हमने पढ़ा था फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में। तो अभी क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस किया है फॉर ऑनलाइन गेमिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट। देखो गाइस, आपने देखा ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो ये स्पोर्ट्स होगी, इसकी एडवर्टाइजमेंट्स आती है कहाँ पे, आपके टीवी पे, ठीक है। तो अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी है कि जब जो भी आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट करते हो, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को प्रमोट करते हो ऑनलाइन गेमिंग की, फैंटेसी स्पोर्ट की, तो आपने क्या गाइडलाइंस हैं जिसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी गाइडलाइंस में ये बोला है कि जो भी गेमिंग की एडवर्टाइजमेंट होगी, उसमें सबसे पहले डिस्क्लेमर होना चाहिए, जिसमें आपको ये बताना होगा कि हर एक गेम में अगर फाइनेंशियल रिस्क है वो आपको बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि ये गेम एडिक्टिव हो सकती है, ठीक है, जैसे PUBG हो गई, ठीक है, ये आपको ये बताना होगा। अब जैसे ड्रीम 11 होगी, तो आपको बताना होगा कि हाँ, इसमें आपको फाइनेंशियल रिस्क रहेगा, ठीक है, तो आपको ये डिस्क्लेमर देना होगा। इसके अलावा क्या है, जो भी डिस्क्लेमर होगा उसकी टाइमिंग कम से कम 20% होना चाहिए ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेस। मतलब कि अगर 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें कम से कम 20 सेकंड का डिस्क्लेमर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई 1 सेकंड में डिस्क्लेमर लगा के हटा दिया ना, इतना तो होना चाहिए टाइमिंग कि बंदा पढ़ सके उसे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा,
एडवर्टाइजमेंट इस तरह से देनी चाहिए कि आप लोगों को ये ना प्रमोट करो कि यही आपकी इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, नहीं। मतलब कि ठीक है, आप लोगों को ये बोल सकते हो कि ठीक है आप खेलो, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप लोगों को एज एन अल्टरनेटिव टू एम्प्लॉयमेंट ना सजेस्ट करो, और ना ही ये शो करो कि ये गेम से जो लोग कमा रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, अगर MPL की एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि मैंने 4 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए, मैंने अपने घर की बहुत ज़्यादा जो दुख है उसको पूरा किया है, ठीक है। ऐसा तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि ये सब गेम्स खेल के हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। तो आपको ये सब डिपिक्ट नहीं करना, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं बनानी है, सिंपल बात ये है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अभी क्या है गाइस, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनोग्रेट किया, कहाँ पे, अंडर दिस मिशन, कहाँ पे, एट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सिक्किम एंड तेजपुर। देखो गाइस, ये जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, इसको हमने लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ताकि हम क्या कर सकें, अपने हिमालयन ग्लेशियर्स और माउंटेन इकोसिस्टम को क्या कर सकें, सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकें और सेफ गार्ड कर सकें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने हिमालयन इकोसिस्टम को मॉनिटर करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट प्रमोट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और रीजनल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। बाकी जो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है एजेंसी वो कौन है, DST, डेट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इको डक्ट्स और इको ब्रिजेस क्या होती है, तो गाइस अभी क्या है, उत्तराखंड का जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न है, उन्होंने पहला इको ब्रिज बनाया है, किसके लिए, रेप्टाइल्स और स्मॉलर मैमल्स के लिए, ठीक है। इको डक्ट से इको ब्रिज का मतलब यही है कि हम एक वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें जो डिसरप्ट हो जाती है हाईवेज या लॉगिंग की वजह से। इसके अंदर कैनोपी ब्रिजेस होती हैं जो मेनली किसके लिए होती है, मंकीज़ के लिए होती है, ठीक है। कॉन्क्रीट अंडर पासेज या ओवर पास टनल्स होती हैं जो मेनली लार्ज एनिमल्स के लिए होती है, और एम्फीबियन टनल्स और कल्वेट्स होती हैं, ठीक है। यूजली जो ब्रिजेस होती हैं इनको हम क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं, इस पर ट्रीज कर देते हैं, ताकि हम एनिमल्स को एक कॉन्टीन्यूसली एक लुक दे सकें विद द लैंडस्केप, ठीक है। लास्ट न्यूज़ है आज की, लाइडार टेक्निक, दैट इज़ द लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे टेक्निक। देखो गाइस, अभी क्या जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो इस टेक्निक को अडॉप्ट करेगी, ताकि वो क्या कर सके, ग्राउंड सर्वे कर सके फॉर दिस प्रपोज दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में, ठीक है। लाइडार क्या काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो लाइट को यूज़ करता है लेज़र की फॉर्म में, जो आपका डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है। ये जो लाइट पल्सेस होती हैं, इसको जब हम और डाटा के साथ कंबाइन करते हैं तो ये प्रिसाइज 3D इन्फॉर्मेशन और अर्थ की शेप को क्या करती है, जनरेट करती है, ठीक है। ये इसकी जो फंक्शनिंग है वो रडार और सोनार की तरह ही है, जो रेडियो और साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।